जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। आज सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है क्योंकि आज सप्ताह के अंदर जो भी हम लोग कवर किए हैं उस चीज को हम लोग, चाहे साइंस हो या करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक हो, वो सभी को चीज को हम लोग जो है कि एक वीडियो में सुपर संडे के रूप में हम लोग आज कवर करने वाले हैं। और आप लोग जिस तरह से अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत कर रहे होंगे या जो है कि आगे एग्जाम वगैरह होने वाला है, आप लोग का तैयारी बहुत ही बेहतर बन जाएगा धीरे धीरे। बस भरोसा रख के जितना भी चीज बताते हैं बस आप लगातार कंटेंट को कवर करते रहिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप यकीन मानिए, जितने भी हमारे सीनियर दोस्त वगैरह हैं या जो जॉब में भी हैं, ये समझ लिए सभी जो है कि इस वीडियो का और कंटेंट का सराहना करते हैं कि यह बहुत ही अच्छा चीज है। बस आप इसे जो है कि कभी बंद नहीं कीजिएगा, आप इसे लगातार चलाते रहिएगा और आप बहुत आगे जाइएगा क्योंकि कंटेंट में दम है। क्योंकि आप वो बोलते हैं वो सब कि आप जिस टॉपिक को मतलब मान लीजिए कि अगर आप टच करते हैं तो उसको आप सारा क्लियर कर देते हैं उस टॉपिक को, तो इससे क्या होता है कि जो सीनियर भी बच्चा है उसका रिकॉल होते रहता है बार बार कंटेंट को, और एग्जाम में आता है तो आसानी से आप हल कर सकते हैं। और आप लोग को पता है कि आज रेलवे के द्वारा जो है कि आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन जारी कर चुका है और आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल दोनों का पोस्ट है। और जो भी 12th लेवल पे भरिएगा वो जो है कि कांस्टेबल का भर सकते हैं, और जिसका ऑनर्स कंप्लीट हो गया होगा वो जाके आप जो है कि एसआई का फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको बता दे कि अगर उसमें जीके जीएस का सबसे अधिक जो है कि रोल होता है और मैथ रीजनिंग नॉर्मल पूछता है, और जीके जीएस का अगर देखते हैं तो जीके जीएस बहुत ही नॉर्मल ही नहीं मतलब मीडियम में रहता है, यानी जो हम लोग का चल रहा है लेवल, या आसानी से उसको जो है कि सॉल्व कर पाइएगा क्वेश्चन। और खुद हम पिछले आरपीएफ में जो है कि आपका फिजिकल में बाहर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है क्वेश्चन कहां से आता है, उसका लेवल क्या है। तो आप लोग लगातार अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीका से बना लीजिएगा। और यह वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें एक ही वीडियो में आपको जो कि पूरे सप्ताह के अंदर या 1 घंटा प्लस का भी हो सकता है, तो आप लोग लगातार जो है कि अपने तैयारी को करते रहिएगा और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर्स में हम लोग देखे थे पिछले सप्ताह में, उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग को बताना है पहला क्वेश्चन आज का कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्र रेल सेवा रैपिड एक्स RAPID रैपिड एक्स का जो शुभारंभ किया गया किस नाम से? नमो भारत के नाम से। किस नाम से? नमो भारत के नाम से हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी जो कि पहले रैपिड एक्स के नाम से चली थी, उसका नाम बदलकर नमो भारत कर दिया। उसी तरह से जो अभी वंदे भारत ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन का जब शुरुआत हुआ था तो उस समय उसका नाम वंदे भारत नहीं था, उस समय उसका नाम ट्रेन 18 था। तो उसका नाम बदलकर जो है कि वंदे भारत ट्रेन कर दिया गया है, जो कि भारत की सबसे तेजी से चलने वाली ट्रेन है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के किस महिला थाना को अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन 2015 से सम्मानित किया गया? तो आप लोग को पता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल के महिला थाना को जो है कि आपका ISO प्रमाण पत्र दिया गया है, ये सब याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बना है, और पहला जो वैदिक घड़ी लगाया गया है वो उज्जैन में लगाया गया है। कहां लगाया गया? उज्जैन में लगाया गया है। वहीं भारत के अंदर में सर्वश्रेष्ठ थाना का अवार्ड अस्का थाना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ थाना का अवार्ड अस्का थाना जो उड़ीसा के अंदर में है उसको मिला है, और सर्वश्रेष्ठ महिला थाना का अवार्ड जिसको ISO द्वारा प्रमाण मिला है वो आपका भोपाल के महिला थाना को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। और SBI बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके MS धोनी है आपके SBI बैंक के। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वह शीतल महाजन बनी है। शीतल महाजन, क्योंकि आप लोग को बताए थे स्काई जो या स्केटिंग जो होता है वो बर्फ पे होता है, और बर्फ पे जो है कि ठंडा उसका रहता है, उसका तापमान ठंड रहता है बर्फ, इसीलिए शीतल रहता है, ठंड यानी शीतल रहता है। यानी शीतल महाजन करके आएगा तो आप लोग मारिएगा जो है कि स्काई डाइविंग करके आएगा तो शीतल महाजन मार दीजिएगा। और आप लोग को पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो हाल ही में घोषित की गई है नेपाल और चीन के द्वारा मिलकर हुआ है आपका 8,848.86 मीटर।
8,848.86 मीटर जो हुआ है वह आपका किसका ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और माउंट एवरेस्ट दिवस प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाते हैं और हिमालय दिवस मनाते हैं 9 सितंबर को। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष वेटिंग टिकट को कंफर्म करने में तब्दील करने का लक्ष्य रखा है? 2027। कब रखा है? 2027 तक जो है कि कंफर्म टिकट जो है कि आपका लागू करने का लक्ष्य रखा है। और आप लोग को बता दे कि 2030 तक जो रखा है टारगेट विद्युतीकरण का, किसका रखा है? विद्युतीकरण। रेलवे का विद्युतीकरण जो होगा 2030 तक होगा। और भारत के अंदर में पहला राज्य हरियाणा बना है, भारत के अंदर में पहला राज्य हरियाणा बना है जहां का रेलवे लाइन 100% विद्युतीकरण हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य को राज्य जल पशु घोषित किया है? तो याद रखिएगा गंगा डॉल्फिन को। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने राज्य के जल पशु घोषित किया है। वहीं जब आपको एक और क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, आपको बताए थे कि गुजरात सरकार ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय मछली के रूप में घोल मछली को घोषित किया है। घोल मछली को जो कि किया है गुजरात ने, और जो है कि गंगा डॉल्फिन को किया है उत्तर प्रदेश ने। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। और आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रत्येक 25 नवंबर को, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रत्येक 25 नवंबर को जो है कि आपका शाकाहारी दिवस या फिर मांसाहार निषेध दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉलमार्किंग जो है कि सेवा शुरू हुआ? केरल। क्योंकि केरल के व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए वहां पर हॉलमार्क देखकर ही कोई चीज खरीदता है, इसीलिए हॉलमार्किंग केंद्र जो खुला है वह केरल में खुला है, याद रखिएगा। और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जो कि क्षेत्र जो बना है वह केरल बना है। और सबसे पहले जो केरल ने ही आपका फ्री इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाया है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस राज्य सरकार ने आमुर बाज पक्षी की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? मणिपुर। आमुर बाज पक्षी को जनगणना कराने का निर्णय लिया है मणिपुर ने, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल का शुरुआत किया? तो स्वच्छता ट्रेन पहल का शुरुआत जो किया है वह किसने किया है? तो याद रखिएगा वह अहमदाबाद नगर निगम ने किया है। किसने किया है? अहमदाबाद नगर निगम ने किया है। वहीं भारत के अंदर में जो इंदौर नगर निगम है वह ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। क्या जारी किया है? ग्रीन बॉन्ड जारी किया है इंदौर ने, क्योंकि वहां की नगर निगम जो है बहुत अच्छी तरीका से काम करती है, तभी तो वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जो है कि प्रत्येक बार जो है कि आपका पुरस्कार हासिल करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, भारत का पहला 3D प्रिंटेड अगर पोस्ट ऑफिस पूछेगा तो मारेंगे बेंगलोर। क्या मारेंगे? बेंगलोर। 3 क्वेश्चन बताते थे, आप लोग बार बार रिकॉल कीजिएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो होता है वह बेंगलोर होता है। और भारत का पहला 3D मंदिर जो है वह तेलंगाना में है। और भारत का पहला 3D शहर जो है वह अहमदाबाद में है। कहाँ में है? अहमदाबाद में है, आप लोग याद रखिएगा। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? वो पंजाब ने। किसने किया है? पंजाब ने। और चलने के अधिकार को भी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह। कौन है? अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस शहर में दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया? ग्वालियर। कहाँ किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और आप लोग को बता दें तानसेन पुरस्कार का शुरुआत भी किया है मध्य प्रदेश ने। मंडू महोत्सव का शुरुआत भी किया है मध्य प्रदेश ने। खजुराहो महोत्सव का शुरुआत भी किया है मध्य प्रदेश ने। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत मस्त पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त जो बने हैं हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू क्षेत्र जो कहां पर बना रहा है? तो वह लद्दाख में बना रहा है। कहां में बना रहा है? आप लोग को पता है सीमा सड़क संगठन जिसका स्थापना 1960 में हुआ था। और उसके द्वारा जो है कि जहां पर आपका कोई कठिनाई वाला जगह है तो वहां पर सड़क या पुल पुलिया का निर्माण जो है कि सीमा सड़क संगठन बनवाती है। और सीमा सड़क संगठन ही भारत के अंदर में पहला वैसा सेना बना है जिसके अंतर्गत काम करने वाले जो है कि जो मजदूर होते हैं, जो
मजदूर होते हैं उसको जो है कि आपका क्या दिया है, तो वो 10 लाख का जो है कि उसको इंश्योरेंस करवाया है। 10 लाख का इंश्योरेंस जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करवाया है वह बीआरओ के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिए करवाया है, क्योंकि उत्तराखंड में आप लोग को पता है कुछ दिन पहले जो है कि इस प्रकार के मजदूर के साथ घटना घट चुका था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की गई। तो आपको बार बार बताते हैं गोरिल्ला जो आप ग्लास लगाने के लिए आते हैं मोबाइल में, उसके पहले उस पर तेल लगाता है। क्या लगाता है? तेल लगाता है, इसीलिए तेलंगाना याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? तेलंगाना। और बतखुम्मा उत्सव का शुरुआत भी तेलंगाना में। बतखुम्मा उत्सव हो गया, बोनालू उत्सव हो गया, ये सब कहां में है? तेलंगाना में, याद रखिएगा। और तेलंगाना में हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी बने हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी बने हैं जो वर्तमान समय में 15वें प्रधानमंत्री के रूप में 17वें लोकसभा में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को जो है कि मौसरहित दिवस घोषित किया है। तो याद रखिएगा 25 नवंबर को। किस तारीख को? 25 नवंबर को। और उस दिन एक व्यक्ति था टीएल वासवानी, उसी के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय जो खोला गया है वो किस शहर में? तो उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय जो खोला गया है वो ह्यूस्टन शहर में, ह्यूस्टन शहर में खोला गया है पहला गांधी संग्रहालय। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और प्रतिवर्ष जो संग्रहालय दिवस मनाते हैं वो 18 मई को मनाते हैं। प्रतिवर्ष संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाते हैं। आप लोग को याद करवा देते हैं। अगर क्वेश्चन रहे कि हम लोग जो है कि 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस मनाते हैं। और मार्च हो गया अप्रैल को, 18 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विरासत दिवस। और 18 मई को हम लोग मनाते हैं संग्रहालय दिवस। 18 मई को क्या मनाते हैं? संग्रहालय दिवस। मई हो गया। उसके बाद 18 जून आता है। 18 जून को हम लोग मनाते हैं मास्क दिवस। क्या मनाते हैं? 18 जून को हो गया मास्क दिवस। अब जून के बाद जुलाई आता है, तो 18 जुलाई को हम लोग मनाते हैं नेल्सन मंडेला की जयंती। नेल्सन मंडेला की जयंती हम लोग 18 जुलाई को मनाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि हाल ही में पुष्कर मेला का आयोजन जो किया गया किस शहर में? तो पुष्कर मेला का आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया गया। और राजस्थान का हृदय भी किसे कहा जाता है? अजमेर को। राजस्थान का हृदय भी अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। और राजस्थान के अंतर्गत आप लोग को पता है कि भरतपुर ही जो है वह सबसे छोटा जिला है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला भरतपुर है। और भरतपुर को ही राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर में एक शहर है जोधपुर, जिसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि गुलाबी शहर। लेकिन गुलाबों का शहर चंडीगढ़, गुलाबों का शहर चंडीगढ़ और गुलाबी शहर जयपुर। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, एंथुरियम महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो एंथुरियम महोत्सव का जो आयोजन होता है वह मिजोरम में होता है। कहाँ में होता है? मिजोरम में, एंथुरियम। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बंगस बैली महोत्सव। बंगस बैली महोत्सव का जो आयोजन किया गया है हाल ही में, वो किया गया है जम्मू कश्मीर में। बंगस बैली रहे, बैली मतलब घाटी भी देगा तो वही मारना है। बंगस घाटी रहे या बंगस बैली रहे, आपका अहरबल रहे, आपका जो है कि खीर माता भवानी रहे, खीर भवानी माता रहे, या फिर आपका जो है कि कंचोत महोत्सव रहे, या अहरबल रहे, या फिर लेवेंडर रहे, ये सारा का सारा हम लोग कहां मारेंगे? जम्मू कश्मीर मारेंगे, जम्मू कश्मीर मारेंगे। या स्फुटिक गुस्टर रहे, ये भी जम्मू कश्मीर मारेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, नुआखाई कृषि महोत्सव उड़ीसा में। नुआखाई कृषि महोत्सव उड़ीसा में, नुआखाई कृषि महोत्सव उड़ीसा में। धनुर यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में। और हाल ही में आप लोग को पता है कि गज यात्रा महोत्सव जो हुआ है काजीरंगा असम में। गज महोत्सव पूछे तो काजीरंगा असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा।
और याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में 1986 में शामिल किया गया था। और यह सब टाइप का क्वेश्चन आपको एनटीपीसी, बीआरएसएससी और जो है कि आज जो रेलवे का वैकेंसी, आरपीएफ का वैकेंसी निकला है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप लोग एक एक चीज से आप अपना घड़ा भर सकते हैं और जाके आराम से आप एग्जाम में फोड़ के आ सकते हैं और दुनिया के लिए आप देश सेवा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, पितृपक्ष मेला गया बिहार, पितृपक्ष मेला गया बिहार और मखदूम उत्सव भी बिहार में, मखदूम उत्सव भी बिहार में। मखदूम उत्सव बिहार में, सूरजकुंड मेला लगता है आपका फरीदाबाद हरियाणा में और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड हुआ, चचिन चराई हो गया, ये सब अरुणाचल मारेंगे, ये सब कहां मारेंगे? अरुणाचल प्रदेश मारेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, आदि पेरक्कू उत्सव किस राज्य में? तमिलनाडु में। आदि पेरक्कू उत्सव तमिलनाडु में। थाईपुसम उत्सव भी कहां? तमिलनाडु में। थाईपुसम उत्सव भी तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में है स्टालिन। कौन है? एमके स्टालिन। अगला क्वेश्चन, चिखलकालो उत्सव गोवा, चिखलकालो उत्सव गोवा, चिखलकालो उत्सव गोवा हुआ। लाइट हाउस उत्सव भी कहां है? गोवा में। लाइट हाउस उत्सव भी कहां है? गोवा में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 जो हुआ है भुवनेश्वर में, कहां में हुआ है? भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव हुआ है, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहान मेला का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है कौन से जनजाति के द्वारा? तो कोंद जनजाति। किसके द्वारा? कोंद जनजाति के द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा, आपको हम जुगाड़ दिए थे कि बिहार से अलग होकर 1936 में, बिहार से अलग होकर 1936, हम लोग को शुरू से बताते हैं, पहले सिर्फ बंगाल हुआ करता था, बंगाल से अलग हुआ बिहार 1912 में और 1936 में बिहार से अलग हुआ आपका जो है कि उड़ीसा और उन 2000 में पक्का पक्की आपका बिहार से अलग हुआ झारखंड। कौन अलग हुआ? झारखंड। तो याद रखिएगा, बिहार में हम लोग जगते हैं तो सुबह सुबह यानी बिहान हो जाता है हमको उड़ीसा पहुंचते पहुंचते। तो उड़ीसा के अंदर बिहान मेला का आयोजन कोंद जनजाति के द्वारा। और आपको पता है कि उड़ीसा के अंदर में कंधमाल हल्दी को जीआई टैग भी दिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर में संगली हल्दी को जीआई टैग मिला है। वहीं तमिलनाडु के अंदर में इरोड हल्दी को जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग जो दिया जाता है वह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है किसी की भी गुणवत्ता को देखते हुए, और 10 वर्ष के बाद उसको पुनः जांच किया जाता है। अगर वो जो गुणवत्ता बरकरार रहा तो वो आगे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। और किसी में क्वालिटी अगर और क्वांटिटी अगर घट गया तो उसका जो है कि आपका जीआई टैग छीन लिया जाता है। और जीआई टैग जो दिया जाता है आप लोग को पता है कि वह आपका 10 वर्ष के लिए, और दिया जो जाता है वह 1999 अधिनियम के तहत। और पहला उत्पाद को 2004 के अंदर में दार्जिलिंग की चाय को देने का काम किया गया। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि थावे उत्सव कहां मनाया गया? तो गोपालगंज बिहार में। थावे उत्सव गोपालगंज बिहार में। थावे उत्सव का आयोजन गोपालगंज बिहार में किया गया। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मथुआ धर्म मेला का आयोजन किस राज्य में? तो मथुआ धर्म मेला का आयोजन जो किया गया है, मथुआ धर्म मेला का आयोजन जो किया गया है वह कहां किया गया है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। मथुआ धर्म मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भूमचू उत्सव का आयोजन कौन सी राज्य करती है? तो भूमचू सिक्किम। भूमचू सिक्किम। आप लोग को बताए थे एक लोसांग, एक लोसर, एक लोसार। तो लोसांग सिक्किम, लोसांग और भूमचू दोनों सिक्किम मानेंगे, लेकिन कहानी फंसता है जाके लोसर और लोसार में। तो देखिएगा, लोसर, लोमो का सौर और लोसर तो देखो छोटा है लोसार के तुलना में। तो लोसर को मारेंगे लद्दाख में, लोसर को मारेंगे लद्दाख में, और लोसार को मारेंगे हिमाचल में। लोसार को मारेंगे हिमाचल में। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। भूमचू और जो है कि लोसांग दोनों सिक्किम में, और लोसर हो गया लद्दाख में, लोसार हो गया हिमाचल में। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राष्ट्र संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो राष्ट्र संस्कृति मुंबई में। राष्ट्र संस्कृति मुंबई में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। और नागालैंड में प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को हॉर्नबिल दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल दिवस पूछेगा तो, हॉर्नबिल उत्सव पूछेगा तो नागालैंड मारेंगे। और अगर पूछेगा आपको परक्कू करके अगर कुछ उसमें से जुड़ा हुआ हॉर्नबिल पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
कि भारत के में चर्चा में रहा या क्रिकेट के क्षेत्र में चर्चा में रहा स्टॉप क्लॉक नियम का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से। स्टॉप क्लॉक नियम का संबंध है क्रिकेट से और इसका पहला शिकार बना है एंजिलो मैथ्यूज। कौन बना है? एंजिलो मैथ्यूज बना है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में रांची झारखंड में आयोजित एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर क्या रखा गया है? तो जूही रखा गया है। क्या रखा गया है? जूही रखा गया है। और आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में नई दिल्ली में जो है कि आपका पहला पैरा जो है कि आपका यूथ गेम जो खेला गया है उसमें आपका हरियाणा टॉप किया और जो खेलो इंडिया जो यूथ गेम हुआ है हाल ही में 2024 का वो तमिलनाडु में हुआ है। कहां में हुआ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 में। 2040 में अंतरिक्ष यात्री भेजेगा आपका चंद्रमा पर भारत में। लेकिन आप लोग को बता दे कि चंद्रयान 4 का भी टारगेट बन चुका है। चंद्रयान 4 का टारगेट बना है 2028 में। कब छोड़ेगा? 2028। आप लोग को पता है 2008 में चंद्रयान फर्स्ट, 2019 में चंद्रयान सेकंड, 2023 में आपका जो है कि चंद्रयान थर्ड और चंद्रयान 4 28 में। चंद्रयान 4 28 में याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को पता है कि चंद्रयान को जो छोड़ा गया है 2023 का वो छोड़ा गया है आपका LVM 3rd M4 के द्वारा। LVM 3rd M4 के द्वारा छोड़ा गया है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब आते हैं स्टैटिक जीके पे। आप लोग को एक वीडियो मिलेगा, लगभग बहुत अच्छा लंबा वीडियो रहेगा। आप लोग जो है कि एक ही वीडियो को बहुत ही मुस्तैदी तरीका से आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। आपको टेंशन नहीं आएगा। जो है कि जो भी टॉपिक में क्वेश्चन आता है आप लोग के पास हम बहुत बारीकी से रखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग स्टैटिक पर आते हैं। तो स्टैटिक में आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है, आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि 19वीं शताब्दी में बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। क्या था? पटना था। और बहावी आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वो थे सर अहमद बरेलवी। सर अहमद बरेलवी आपके बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे। और 1857 के विद्रोह में पटना से जो भारत नायक थे वो पीर अली थे। और 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर से जो भारत नायक थे वो आपके कौन थे? तो वो कुंवर सिंह थे। और उनके निधन होने के बाद जो है कि अमर सिंह ने उनका कार्यभार संभाला। और 1857 के विद्रोह का जो आपका प्रतीक चिन्ह था वह कमल और रोटी था। वह क्या था? कमल और रोटी था। और 1857 के विद्रोह का एकमात्र सरकारी इतिहासकार एसएन सेन था। और 1857 के विद्रोह का जो अपने आंखों से देखने वाला जो आपका एकमात्र था आपका कवि वह मिर्जा गालिब था। और आप लोग को बता दें कि 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और इसका शुरुआत 10 मई 1857 को जो है कि शुरुआत होता है आपका मेरठ उत्तर प्रदेश से। और 1857 का विद्रोह का जो अंत हुआ है वह 1 नवंबर 1858 को हुआ है। 1 नवंबर 1858 को जो है कि इसका अंत हुआ है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जो छपा था वो किस वर्ष छपा था? तो वह 1780 में। 1780 में आपका एक व्यक्ति थे जेम्स ए हिक्की, यानी जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट छपा गया। वहीं भारत के अंदर में आप लोग को पता है कि फारसी के अंतर्गत आपका जो है कि राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार नाम का समाचार पत्र छापा। राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि मिरात उल अखबार का जो छापा गया था वो फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और मुगलों की राजभाषा भी क्या था? फारसी। और हाल ही में भारत के अंदर में शास्त्र भाषा की जो बना है 9वीं नंबर का वो आपका जो है कि फारसी भाषा बना है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखा था वह तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। और आप लोग को पता है तुर्की भाषा में जो लिखा था वो बाबरनामा के नाम से लिखा था। लेकिन आगे चलकर अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। किस भाषा में? फारसी भाषा में अनुवाद किया। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप तुजू के बाबरी के नाम से। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि सोम
प्रकाश एक ऐसा समाचार पत्र था भारत में जो कि आपका पहला राजनीति से जुड़ा। किससे जुड़ा? राजनीति से। यानी राजनीति से जुड़ने वाला पहला समाचार पत्र आपका जो था वह सोम प्रकाश था, याद रखिएगा। और आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में हिंदी में छपने वाला पहला समाचार पत्र वह उर्तंड मार्तंड था। उर्तंड मार्तंड नाम का समाचार पत्र का शुरुआत 1826 में जो किया था वह युगल किशोर शुक्ल ने किया था। युगल किशोर या जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा 1826 में किया गया था। और 1826 में ही एक व्यक्ति का नाम याद आता है जिसका नाम था हेनरी विवियन डिरीजियो। हेनरी विवियन डिरीजियो के द्वारा आपका यंग बंगाल आंदोलन का शुरुआत 1826 में किया गया। और 1784 में एक व्यक्ति का नाम याद आता है विलियम जोन्स, जिसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया 1784 में। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का भी शुरुआत किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन हम आपको रिकॉल करवा देते हैं, बस आप याद रखिए, आपका क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये सुपर संडे का क्लास है, आप लोग को जो है कि बहुत महत्वपूर्ण सभी सवाल मिलेगा जो एग्जाम पे डायरेक्ट हिट करेगा। अगला क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर के समय पारित किया गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। और आप लोग को पता है कि पायनियर नाम का जो समाचार पत्र था, पायनियर नाम का जो समाचार पत्र था वह जो है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का सपोर्ट किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का सपोर्ट करने वाला जो आपका था अखबार हुआ था पायनियर। और इसके तहत क्या होता था कि सभी प्रकार के जो भारत के अंदर समाचार पत्र छपते थे उस पर ब्रेक करने का काम किया गया कि यहाँ का आदमी अगर छापने लगेगा, यहाँ की कमियों को दिखाने लगेगा तो वह एक राष्ट्र लेवल पे विद्रोह का कारण बन सकता है। इसीलिए जो है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के काल में। और जो है कि आगे चलकर लॉर्ड रिपन जब बनेंगे गवर्नर तो उसको समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो इसलिए दो क्वेश्चन याद रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया लिटन के काल में और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त हुआ रिपन के काल में। और रिपन के काल को ही आप लोग को स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जानते हैं, क्योंकि वह जो है कि स्थानीय लेवल पे बहुत सारा काम किया। क्योंकि उसमें सबसे बेस्ट उदाहरण था जनगणना। भारत के अंदर में नियमित जनगणना कराने का जो आपका लक्ष्य को पारित किया वह किया लॉर्ड रिपन ने। और भारत के अंदर में जनगणना का शुरुआत आपका मेयो के काल में हुआ था। मेयो के काल में 1872 में हुआ और 1881 में जनगणना का नियमित रूप से शुरुआत हुआ। तो आप लोग इस तरह से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और प्रतिवर्ष जो जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को, प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। और जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अल हिलाल और अल बिलाग। अल हिलाल और अल बिलाग नाम के पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो बार बार एग्जाम में आता है कि भारत के अंदर में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो वह अबुल कलाम आजाद बने थे। और अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्ष तक बने हैं। कितने वर्ष तक बने हैं? लगातार 6 वर्ष तक बनने वाले भारत के अंदर में जो या फिर सबसे लंबे समय तक बनने का रिकॉर्ड कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने हैं वो आपके अबुल कलाम आजाद बने हैं। और अबुल कलाम आजाद जो थे वह भारत के अंदर में पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। और साथ ही भारत के अंदर में सबसे कम उम्र में आपके जो है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं वह भी अबुल कलाम आजाद बने हैं। और उस समय उसका एज जो था सिर्फ 35 वर्ष था। कितना वर्ष था? 35 वर्ष था। और इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम बहुत फेमस है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर में किस व्यक्ति को पहली बार भारत रत्न दिया गया था किसी विदेशी नागरिक को? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी नागरिक बनते हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। और याद रखिएगा इनको भारत रत्न 1987 में दिया गया था। 1987 में दिया गया था भारत रत्न जो है कि किनको? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को बाचा खान के नाम से भी जानते हैं। और खान अब्दुल गफ्फार को आप लोग को पता है कि इनका संबंध पाकिस्तान से था। और खान
अब्दुल गफ्फार खान को बाचा खान भी कहते हैं, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है कि आपका सरहदी गांधी भी कहते हैं, ये फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। और याद है 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया, लेकिन पूर्णतः विदेशी ये नहीं थे, क्योंकि इनका संबंध कहीं ना कहीं भारत से था, क्योंकि भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक नया देश बना है। तो याद रखिएगा कि पूछेगा पूर्णतः विदेशी नागरिक किसे दिया गया, तो भारत के अंदर में अगर पूछे कि पूर्णतः विदेशी नागरिक किसे दिया गया, तो वो दिया गया नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 1990 में। और याद रखिएगा आज 14 अप्रैल का दिन है, और 14 अप्रैल के दिन ही इनका जन्म हुआ था, जो है कि आपका कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1891 में। 1891 में इनका जन्म होता है आपका जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर में। और याद रखिएगा इनका जन्म 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं समानता दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? समानता दिवस। समानता दिवस के रूप में, क्योंकि वे बहुत छोटे कास्ट से संबंध रखते थे, उनके साथ हमेशा जो है कि नीच और उच्च का भेदभाव किया जाता था। तो उसको दूर करने के लिए या उसको समान दृष्टिकोण से देखने के लिए समानता दिवस के रूप में 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। और याद रखिएगा इनकी आत्मकथा का नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। वेटिंग फॉर ए वीजा जो आत्मकथा है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। और आधुनिक युग के मनु के नाम से भी भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, और भारतीय संविधान के निर्माता के नाम से भी अंबेडकर को जानते हैं। और भारत के अंदर में पहले कानून मंत्री के रूप में अभी आपका अंबेडकर को नामित किया गया था। और भारत के अंदर में पता है कि जब संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर 1946 में किया जा रहा था, तब इनका निर्वाचन बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। और जब भारत का विभाजन हुआ, जिसमें सदस्य की संख्या सिर्फ 299 बच गई थी, तब इसका सीट कट गया था, तब उसको दोबारा लाया आपका मुंबई प्रेसिडेंसी के क्षेत्र से एस जयकर के स्थान पर। तो ये सारा क्वेश्चन याद रखिएगा। वहीं अछूत कौन और कैसे पुस्तक के लेखक भी अंबेडकर साहब है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ है, जो कि बहुत मस्त क्वेश्चन है। आगे हम लोग का टॉपिक भी मिलेगा, बस आप लगातार बन के रहिएगा, क्वेश्चन छूटने नहीं, एक भी नहीं छूटने देंगे, यह मेरी गारंटी है। तो याद रखिएगा 24 सितंबर 1932, जो बोल रहे हैं याद रखिएगा डेट सही, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 24 सितंबर 1932 को मुंबई के या पुणे के यरवदा जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बापू महात्मा गांधी के बीच जो है कि आपका किसी मतलब ये कहते हैं कि वोट देने के लिए या फिर जो विभिन्न प्रकार के आरक्षण देने के लिए जो है कि जो वार्तालाप हुआ था, वह हुआ था आपका अंबेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच पुणे में। इसीलिए उसे पुणे समझौता के नाम से भी जानते हैं। वह यरवदा जेल में हुआ था। किस जेल में? यरवदा जेल में हुआ था। डेट कम से कम याद रखिएगा 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 बहुत मस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना 1868 में किया था। कब किया था? 1868 में किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार नाम के पत्रिका का संपादन भी किया था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार नाम के पत्रिका का संपादन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और इन्हें बाचा खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से किसे जानते हैं? तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से चार्ल्स मेटकाफ को जानते हैं। चार्ल्स मेटकाफ को जानते हैं। लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था लिटन के काल में और समाप्त किया था रिपन ने। ये सब क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि एक साप्ताहिक के रूप में, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने किया था। किसने किया था? होम रूल पार्टी। और होम रूल पार्टी का संस्थापक जो था वह एनी बेसेंट था। होम रूल लीग का संस्थापक जो था वह एनी बेसेंट था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और एनी बेसेंट के बारे में अगर देखते हैं
तो एनी बेसेंट का संबंध भारत से नहीं था, एनी बेसेंट का संबंध आयरलैंड से था। और जो है कि एनी बेसेंट जब भारत आए थे, जो है कि भारत आके वो जो है कि भारत को स्वतंत्रता में हिस्सा लिए, यहाँ के धर्म वगैरह में जो आके इसका जो बढ़ावा देने का काम किए, तो याद रखिएगा इन्हीं के आधार पे इनको पहचान बना। और एनी बेसेंट जाके सबसे हाईलाइट जो हुई थी वह 1917 के अंदर में, याद रखिएगा 1917 के अंदर में, आप लोग को पता है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट ने कार्यभार संभाली। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। और आगे चलकर इन्होंने होम रूल लीग का भी स्थापना किया और विभिन्न प्रकार के आंदोलन में भी हिस्सा लिए, इससे इसका नाम हाईलाइट हो गया, याद रखिएगा। और यह आगे चलकर यंग इंडिया हुआ या कॉमनवेल्थ हुआ, तो ये सब पत्रिका का भी संपादन किया है। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, ये सब पत्रिका का संपादन एनी बेसेंट ने किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और याद रखिएगा अभी जो हम बताए थे या पिछले क्लास में हम बताए थे स्वराज पार्टी के बारे में, आप लोग को हम बताए थे 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना 2 व्यक्ति ने मिलकर इलाहाबाद में किया था, जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1927 को इलाहाबाद शहर में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी है, क्योंकि जो है कि समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो है कि आपका कांग्रेस ने मांग करते थे अंग्रेज से भारत को आजादी दिलाने के लिए और अधिक से अधिक अधिकार दिलाने के लिए। तो जब कांग्रेस से बात नहीं माना जा रहा था, तो भारत के व्यक्ति के द्वारा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अलग से एक पार्टी का स्थापना किया कि भैया अब संविधान का मांग हम कर रहे हैं, आप हमको दीजिए। तो क्वेश्चन याद रखिएगा 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना होता है और अगले साल 1924 में अंग्रेज से मांग कर लेता है। क्या कर लेता है? मांग। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंदर में पहली पार्टी का नाम बताए जो कि आपका जो है कि संविधान का मांग किया था। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी 1924 में मांग किया था। कब मांग किया था? 1924 में मांग किया था। 23 में स्थापना, 24 में मांग। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। और आगे चलकर मोतीलाल नेहरू ने 1928 में 1928 में भारतीयों के लिए अंग्रेजों से जो है कि विभिन्न प्रकार का अलग से मांग रखा, एक प्रकार का रिपोर्ट जारी किया, एक प्रकार का दस्तावेज जारी किया कि ये आपसे हम मांग कर रहे हैं, आप हमको दीजिए। तो याद रखिएगा उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में। और इसी नेहरू रिपोर्ट को भारत के द्वारा बनाया गया पहला संविधान कहते हैं। भारत के द्वारा बनाया गया पहला संविधान नेहरू रिपोर्ट 1928 को कहते हैं, जो कि मोतीलाल नेहरू ने किया था। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही इंडिपेंडेंट नाम का समाचार पत्र जारी किया गया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत मस्त पुस्तक है। और ऐसे इंडिपेंडेंट नाम का समाचार पत्र ब्रिटेन में चलता है। कहाँ में चलता है? ब्रिटेन में चलता है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? आपको हम बताए थे, फ्री यानी गाय भैंस वगैरह जब फ्री चलने लगता है हम उसको नाथ देते हैं। क्या देते हैं? नाथ देते हैं। यानी फ्री हिंदुस्तान पत्रिका का शुभारंभ अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया था आपके तारकनाथ दास ने। किसने किया था? तारकनाथ दास ने। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। एक क्वेश्चन आपसे हम पूछे थे, आपको रिकॉल करवा रहे हैं सुपर संडे के रूप में, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है, तो आप लोग भी सोचिए। बताए थे कि कानपुर से, उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर से एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम है बिचौलिया आंदोलन। तो याद रखिएगा बिचौलिया आंदोलन जो कानपुर से शुरू हुआ था, उसी को दिखाने के लिए जो हाईलाइट हुआ था कौन सा समाचार पत्र? तो प्रताप। कौन सा? प्रताप नाम का समाचार पत्र ने ही पूरे भारत में जो है कि आपका बिचौलिया आंदोलन को लेकर हाईलाइट हुआ था और नाम कमाया था, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और कृषि को लेकर पटना के अंदर में एक पत्रिका जारी हुआ था, हुंकार। कौन सा नाम का? हुंकार नाम का पत्रिका पटना से जारी हुआ था और उसको जारी करने वाले व्यक्ति थे सजानंद सरस्वती। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है फारसी साप्ताहिक पत्रिका मिरालूत अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। मिरालूत अखबार राजा राम मोहन राय। अगर हम राजा राम मोहन पे गौर करते हैं, इनके बारे में अगर जानने का प्रयास करते हैं, तो राजा राम मोहन राय जो थे, इनके द्वारा 3 ईस्वी, याद रखिएगा
1815, 1825, 1828, ये 3 ईस्वी में बहुत सारे ये काम किए हैं, आपके पत्रिका जारी किए हैं। तो 1815 में इन्होंने जो है कि आत्मसभा का आयोजन किया है। 1815 में आत्मसभा, 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए हैं। और ब्रह्म समाज जो थे वो एकेश्वरवाद थे। ब्रह्म समाज जो थे वो कैसे थे? एकेश्वरवाद थे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जानते हैं, आपको हकीकत बताते हैं, 1828 ब्रह्म समाज वो सबको याद रह जाता है कि वो स्थापना किए थे, लेकिन ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1815 में वेदांत किया है कि आत्म किया है कि इसके लिए आपका 25 मारे कि 15 मारे, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको इसके लिए हम जुगाड़ देते हैं, आप जुगाड़ से याद रखिएगा, आराम से एग्जाम में करके आइएगा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप अगर ट्रिक से याद रखते हैं कोई भी चीज तो आपको आराम से, क्योंकि हम बार बार रिकॉल कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े टीचर की तरह आपको एक बार हम पढ़ा दिए ये चीज जो कि फिर पढ़ा के आगे सिलेबस खत्म हुआ, जाओ जी छुट्टी हो गया, ऐसा नहीं है। आपको मेरा काम ही है ग्रुप डिस्कशन, और मेरा काम ही है आपको याद करवाना। क्योंकि पढ़ने का तो किताब में बहुत चीज पढ़ा हुआ है और फिर पढ़ने के लिए है, लेकिन दिमाग में कितना सा चीज है, क्योंकि आप एग्जाम में किताब लेके नहीं जा सकते हैं, आप एक माइंड को लेके जाइएगा। और माइंड सब आदमी लेके जाता है, लेकिन माइंड को प्रेशर में लेके नहीं जाना है। आपको कुछ दिन के बाद और अच्छा सिखाएंगे एग्जाम कैसे निकलता है। अगर कम भी नॉलेज है तो भी हम अच्छा एफर्ट डाल सकते हैं एग्जाम में और रिजल्ट लेके आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप लगातार बन के रहिएगा। तो आपको हम जुगाड़ देते हैं, देखिएगा। आप हिंदी में लिखिए आत्मसभा, तो आके आधो तो मोमदी के यो, आत्म हो गया 4 अक्षर का, स्व भुआ के सभा 4 2 6 अक्षर का हो गया। 6 अक्षर को यानी आत्मसभा हो गया 6 अक्षर का। अब वेदांत कॉलेज लीजिए, तो वेदांत वे के 2 के आधो 9 तो वेदांत हो गया 4, अब कॉलेज हो गया 3 अक्षर का, यानी 4 3 7 अक्षर, यानी कि वेदांत कॉलेज हो गया 7 अक्षर का और आत्मसभा हो गया 6 अक्षर का। यानी छोटा के साथ छोटा ईस्वी ले लेंगे, बड़ा के साथ बड़ा ईस्वी सटा देंगे। यानी कि 1815 में हो गया आपका आत्मसभा 6 गो अक्षर वाला, और वेदांत कॉलेज हो गया 7 गो अक्षर वाला 1825 में। और आपको हकीकत बताते हैं, हम भी शुरुआत के दिनों में बहुत गलत मारते थे इस क्वेश्चन को, माइंड काम नहीं करने लगता था दोनों ऑप्शन देखते थे तो। लेकिन धीरे धीरे हम जुगाड़ जमाए कि अगर हम ऐसे याद करते हैं तो शायद यह क्वेश्चन आगे दिन में एक गलत नहीं होगा। क्योंकि जो भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि आप उसको 1000 बार पढ़े, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि क्या मारे नहीं मारे, एग्जाम में जाके आप गलत करके आ जाइएगा। और वही 4 क्वेश्चन आपको आगे चल के पछतावा के अलावा और कुछ नहीं दिखाएगा, आपको ये समझ लीजिए। तो इसीलिए आपके पास जो है कि जो घिसा पिटा क्वेश्चन है जो लगातार चलते रहता है, आप उसको कमेंट करके चलिए, अच्छा से आपका रिजल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अब बताइए, जब ये जो वीडियो देख रहे होंगे हमारे दोस्त या फिर हमारे भाई, तो उनको लगा होगा कि नहीं सही में ये गलत करते थे, हकीकत बात बता रहे हैं, गलती होता है, तो आपका माइंड अब क्या करेगा, अच्छा छोटका के साथ छोटका, बड़का के साथ बड़का लगाएंगे तो आराम से सेट खा जाइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हरिजन पत्रिका के संपादक कर्ता कौन थे? तो हरिजन पत्रिका के संपादक कर्ता महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में, महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में आपका इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, हरिजन का, याद रखिएगा। और 1932 में एक चीज और बता चुके हैं, आपका यरबदा जेल में पुनः समझौता हुआ था या पुनः पैक्ट हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और समाचार पत्र जो टॉपिक है, यह बिहार एसएससी में आप सिलेबस उठा के देखिएगा, आपका जो प्रीवियस पूछा गया है, एक क्वेश्चन फिक्स है जो है कि आपका प्रेस से, तो इसीलिए आप लोग कवर करके चलिए, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, इंडियन मिरर नाम के अखबार का प्रकाशन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो आपको हम जुगाड़ बताए थे, मिरर जो हम लोग लगाते हैं द्वार पे लगाते हैं, कहां पे लगाते हैं? द्वार पे लगाते हैं। जैसे हम लोग कहीं निकलते हैं पार्टी सब में तो हम लोग द्वार पे बड़ा ऐसा आईना लगाते हैं और जो है कि अंतिम रूप से जो है कि उसको फिनिशिंग करते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, मेरा कपड़ा कैसा है, लुक में है या नहीं है। तो वह अंतिम रूप से आप लोग द्वार पे लगे आईना में देख के जाते हैं। यानी कि अगर आईना यानी मिरर, यानी कि इंडियन मिरर करके रहेगा तो वो द्वार करके अगर याद रहेगा तो आप आराम से मार दीजिएगा द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर। तो आप लोग आराम से याद करके चलिएगा। और नाथ
नाथ यानी फ्री के लिए ब्रेक किया गया है नाथ को, यानी कि आएगा तारकनाथ दास मारिएगा फ्री हिंदुस्तान अमेरिका के न्यूयॉर्क में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध किस व्यक्ति से था? तो आप लोग को बताए थे कि छोटे जाति को पहले बहुत बहिष्कृत करते थे लोग, उसको जो है कि हीन भावना से देखते थे, तो वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और छोटे जाति को पहले जो बहुत श्रम करना पड़ता था, यानी बहुत काम करना पड़ता था, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का भी स्थापना किया है। धीरे धीरे बताएंगे किसी क्वेश्चन के बारे में, प्राथमिक बारे में, तो याद रखिएगा बहिष्कृत भारत आएगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगाएंगे। और वहीं पर अगर आएगा एक और क्वेश्चन कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना किसने किया है, तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। और इनका आत्मकथा जो है अभी तक वेटिंग में लगा हुआ है वीजा पाने के लिए, याद रखिएगा, द वेटिंग फॉर ए वीजा, द वेटिंग फॉर ए वीजा जो आत्मकथा है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सोम प्रकाश नाम का समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया है? तो आप लोग को बताए थे ऋग्वेद के अंतर्गत एक ईश्वर के रूप में सोम काम करते थे, सोम भगवान। और याद रखिएगा आप लोग की देवता सोम जो थे वो आपके वनस्पति के देवता के रूप में ऋग्वेद में हम लोग उसको पढ़ते थे। आगे टॉपिक भी मिलेगा तब लोग पढ़ेंगे भी, बस अभी आप लोग ध्यान से सुनिए। तो सोम प्रकाश नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में इससे और अच्छा क्वेश्चन आपको बताते हैं कि इनके द्वारा ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह को लागू करवाया गया। आप लोग को पता है लॉर्ड कैनिंग के काल में 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के काल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को जो है कि लागू किया गया। और उसे लागू करवाने में सबसे अधिक सहायता ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही दिया था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम का संबंध किस व्यक्ति से था? तो वंदे मातरम का संबंध अरविंद घोष से था। किससे था? अरविंद घोष ने इसका शुरुआत करवाया था वंदे मातरम का, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका का नाम क्या था? तो नील आंदोलन का संपादक करने वाली पत्रिका का नाम था हिंदू पेट्रियट। क्या नाम था? हिंदू पेट्रियट। और हिंदू पेट्रियट के जो संस्थापक थे वो हरीश चंद्र मुखर्जी थे, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पेट्रियट के संपादक करता थे हरीश चंद्र मुखर्जी, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और नील दर्पण, नील आंदोलन पर नील दर्पण जो पुस्तक लिखा है वो दीनबंधु मित्र ने लिखा है। किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। आपका जो है कि आपका कौन सा? तो नील दर्पण का, नील दर्पण का। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि मराठी भाषा में कौन से पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था? तो याद रखिएगा मराठी भाषा में केसरी को किया था। आप लोग को पता है बाल गंगाधर तिलक का दो चीज बताए थे, एक मराठा बताए थे, एक केसरी बताए थे। तो याद रखिएगा मराठा जो भाषा में था वह केसरी, यानी केसरी जो समाचार पत्र था वह मराठी भाषा में था, और मराठा नाम का जो समाचार पत्र था वह अंग्रेजी में था। किसमें था? अंग्रेजी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह के बाद किस समाचार पत्र ने लिखा था कि बंबई में आयोजित प्रथम भारत राष्ट्र कांग्रेस में ब्रिटेन के शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ के चल गई? तो याद रखिएगा हुआ था इंडियन मिरर। कौन था? इंडियन मिरर। क्योंकि भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना होने का कारण ही था कि प्रत्येक वर्ष इसका अधिवेशन आयोजित करेंगे, और आयोजित करने के बाद अंग्रेजों से विभिन्न प्रकार का मांग करेंगे कि भारतीयों को आजाद कर दीजिए या अधिक से अधिक अधिकार दीजिए। तो इसीलिए एक प्रकार से अंग्रेजों के इतिहास में एक प्रकार से अध्याय जोड़ने का काम कांग्रेस के स्थापना के बाद हुआ। आपको एक चीज और बता देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक संस्था के रूप में काम कर रही थी भारत में, तो एक व्यक्ति का कथन था, एक व्यक्ति का कथन था यह कि आजादी के बाद जो है कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त किया जाना चाहिए। यह जो कथन था वह महात्मा गांधी का कथन था। किसका कथन था? महात्मा गांधी का कथन था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन किसने किया था? तो अभ्युदय हो गया, लीडर हो गया, ये दोनों का संपादन करता जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय को हम लोग महामना के नाम से जानते हैं। और आप लोग को बता दे कि महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो भारत लौटने के बाद 1915 ईस्वी में उन्होंने जो है कि साबरमती आश्रम का स्थापना किया। और उसके बाद 1916 ईस्वी में बनारस के अंदर में हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन में वो जो है कि गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। और उस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक था वो मदन मोहन मालवीय था, वो मदन मोहन मालवीय था। उसके द्वारा हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। और जो है कि उसी में चीफ गेस्ट के रूप में महात्मा गांधी पहुंचे थे। और उसी के पहुंचने के क्रम में जो है कि आपका एक व्यक्ति बिहार के चंपारण से गए थे, राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने कहा कि वो बिहार के अंदर में नील पर विभिन्न प्रकार का शोषण अंग्रेज के द्वारा हो रहा है तिनकटिया प्रणाली के रूप में। तो तिनकटिया प्रणाली को समाप्त करने का लक्ष्य रखा महात्मा गांधी ने 1917 में। और 1917 में वो बिहार के चंपारण की धरती पर आए। और चंपारण की धरती पर आकर जो है कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा कहे हुए बातों पर जाकर अड़िग रहे और वहां पर जाके आपका स्ट्राइक किए, उसके विरुद्ध आवाज उठाए। और आवाज उठाने के क्रम में जो है कि अंततः वो सफल हो गए। और सफल होने के जस्ट तुरंत बाद जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। लेकिन कौन से आंदोलन के दौरान? तो चंपारण सत्याग्रह के समय। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था, उसी दौरान दिया था। और याद रखिएगा उस दौरान महात्मा गांधी को भोजन के रूप में जहर मिलाने का अंग्रेज ने काम करवाया था, लेकिन उसको सख्त मना कर दिया था बख्त खां ने। किसने किया था? बख्त खां ने आपका चंपारण सत्याग्रह में जान बचाने का काम किया था। लेकिन आगे चलकर जब यह सफल हुआ तो महात्मा गांधी ने आगे चलकर 1918 ईस्वी में और भी आंदोलन में भाग लिए। तो उस आंदोलन में से आप लोग को पता है, उस आंदोलन में से अहमदाबाद स्ट्राइक आता है। अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल जो हुआ था, जो कि कपास की खेती सबके लिए प्रसिद्ध था का गुजरात में, क्योंकि भारत के अंदर में सबसे अधिक कपास का उत्पादन जो करता है वह गुजरात करता है। और वहां पर काली कपासी मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां पर कपास की खेती की जाती है। और कपास को सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं। तो वहीं पर कपास मिल में जो है कि विभिन्न प्रकार का बोनस वगैरह देने में गड़बड़ी कर रहा था और वहां का रेट बढ़ाने में गड़बड़ी कर रहा था अंग्रेज मजदूर के साथ। तो उसके विरुद्ध जो है कि वह पहली बार जो है कि आपका भूख हड़ताल किया। क्या किया? भूख हड़ताल। भूख हड़ताल। तो क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो किया था कब किया था? तो 1918 में किया था। 1918 में किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के समय, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और उसके जस्ट बाद किया था खेड़ा आंदोलन में भाग लिया था। तो याद रखिएगा 1918 में महात्मा गांधी 2 आंदोलन में हिस्सा लिए। पहला जो हुआ था वो 1918 में वो अहमदाबाद हुआ था और उसके बाद जो है कि खेड़ा हुआ था दोनों 18 में। लेकिन पहले अहमदाबाद हुआ था फिर खेड़ा हुआ था। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन का क्रमवार बताइए क्या क्या है। तो याद रखिएगा पहले आके वो चंपारण में हिस्सा लिए। चंपारण के बाद जो है सीधा समझिए केक खाए आने के बाद महात्मा गांधी अफ्रीका से आने के बाद वह केक खाए, यानी CAKK, यानी सी से याद रखना है चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा, के से खेड़ा। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को हम 2 पुस्तक बताए थे, बहुत कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन बताए थे कि होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन भारत के अंदर में नोबेल पुरस्कार प्रथम विजेता अमर्त्य सेन थे। और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लोक कल्याणकारी टॉपिक पर काम करने के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन को याद रखिएगा। और आप लोग को पता है कि आगे चलकर जो है कि विभिन्न प्रकार के व्यक्ति को दिया गया। और आपको बताते हैं कि भारत के अंदर में कुल नोबेल पुरस्कार विजेता 11 है। कुल नोबेल पुरस्कार विजेता 11 है जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये सब चीज आप लोग को हम स्टैटिक के तौर पे बता रहे हैं, तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे एक और पुस्तक होम एंड द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड हो गया अमर्त्य सेन।
और होम एंड द वर्ल्ड अगर रहेगा तो होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक का जो लेखक है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर। होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि गीतांजलि पुस्तक का भी रचना किया गया था, जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया, याद रखिएगा। और पहले एशियाई व्यक्ति बनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ही, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1930 के अंदर में सीवी रमन बनते हैं। उसके बाद आप लोग को पता है 1968 ईस्वी में आपके हरगोविंद खुराना बनते हैं। उसके बाद आप लोग को पता है कि चंद्रशेखर जो बनते हैं 1983 में। उससे पहले नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है मदर टेरेसा को भी 1979 में। एक बार फिर से 1913 में याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, 1930 में याद रखिएगा सीवी रमन। उसके बाद 1968 में याद रखिएगा जेनेटिक कोड के खोज के लिए दिया गया था हरगोविंद खुराना को। उसके बाद 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। उसके बाद 1983 में दिया गया था आपको चंद्रशेखर को भौतिकी में। उसके बाद फिर याद रखिएगा आपका 1998 में दिया गया था अमर्त्य सेन को। उसके बाद 2001 में दिया गया है BS नायपाल को। फिर 2009 में, फिर 2009 में दिया गया है आपको जो है कि रामकृष्ण को। उसके बाद फिर आपको जो है कि दिया गया है 2014 के अंदर में कैलाश सत्यार्थी को। फिर 2019 के अंदर में दिया गया है अभिजीत बनर्जी को। तो कुल आपको 11 को पूर्ण गया होगा। तो आप लोग इसे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन आपको NTPC वगैरह एग्जाम में आते रहता है BRSSC में। तो बस आप मेरे साथ रहिए, आपको हम याद करवा देंगे, क्योंकि हम बार बार रिकॉल करते हैं तो आप लोग को याद होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से हुआ है। कब से हुआ है? 1901 से हुआ है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय को जो है कि पाश्चात्य शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक युग का नक्षत्र भी कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। और इनके द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था, जो कि एकेश्वरवाद था। जो कि कैसा था? एकेश्वरवाद था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता 1888 में किसने किया था? तो 1888 में जॉर्ज यूले ने किया था। और जॉर्ज यूले जो थे वह पहले अंग्रेज भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बने थे। आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को बताते हैं भारत राष्ट्र कांग्रेस के बारे में थोड़ा 2-4 क्वेश्चन बता देते हैं, फिर हम लोग जो कि साइंस पे चलेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार गठन 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के काल में होता है एओ-ह्यूम के द्वारा। और इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि एक हिंदू धर्म से थे। क्योंकि आप लोग को पता है कि उस समय भारत के अंदर में मुस्लिम रहे या सिख रहे या ईसाई रहे या हिंदू रहे या पारसी रहे, सब एकजुट मिलकर चल रहे थे। और बाद में चलकर धीरे धीरे अंग्रेज ने सब में फूट करवाया, तब तो वो बाहर सब लड़ने लगे एक दूसरे से। तो याद रखिएगा कि पहला जो सम्मेलन हुआ था पहला सम्मेलन जो हुआ था 1885 में, वो 1885 में 28 दिसंबर को, याद रखिएगा। आपको बता देते हैं कांग्रेस का सम्मेलन 24 दिसंबर को ही होने वाला था। कांग्रेस का सम्मेलन 24 दिसंबर 1885 को पुणे में होने वाला था। लेकिन पुणे में एक बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण जो है कि इसका ट्रांसफर होकर 28 दिसंबर को मुंबई में चला गया। तो याद रखिएगा पहले होना था पुणे में। पुणे में प्लेग बीमारी हो गया। और प्लेग बीमारी चूहा के काटने से होता है और बंदर के काटने से होता है। तो याद रखिएगा इसका ट्रांसफर 1885 में हो गया आपका 28 दिसंबर के दिन मुंबई से। मुंबई में एक जगह बता देते हैं ग्वालियर टैंक। मुंबई के अंतर्गत ग्वालियर टैंक के भीतर में एक कॉलेज था, गोकुल दास संस्कृत कॉलेज। गोकुल दास संस्कृत कॉलेज के अंतर्गत ही ग्वालियर टैंक में पहली बार कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। और इसमें कुल 72 सदस्य ने भाग लिया था। कितना सदस्य ने? 72 सदस्य ने भाग लिया था।
और आप लोग को बता दे कि ये 72 सदस्य में से सिर्फ 2 मुस्लिम थे। कुल 72 सदस्य में से कुल 2 मुस्लिम थे। और आप लोग को बता दे कि इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर को होता है और उसके पहले बैठक की अध्यक्षता जो किए थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे और वह हिंदू धर्म से थे। और जब अगले बार 1886 में जब कलकत्ता में होने लगा तो उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने। दादा भाई नौरोजी बने और दादा भाई नौरोजी जो थे वो एक हिंदू नहीं थे, वो एक पारसी थे। वो क्या थे? पारसी थे। तो याद रखिएगा इसमें सब पहला जो 4 को बना है अलग अलग धर्म से बना है, क्योंकि वो इस चीज को सूचित करता है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस जो था वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए था और सभी को मिलजुल के आवाज उठाना है ब्रिटेन के खिलाफ या अंग्रेज के खिलाफ। तो इसीलिए पहले बार में हिंदू बना, दूसरे बार में पारसी को बनाया कि किसी का मन छोटा नहीं हो। तो 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं और यह पहले पारसी के रूप में बनते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और जैसे दादा भाई नौरोजी 1886 में बने कलकत्ता के अंदर में, तो उस समय जो गवर्नर थे आपके जो है कि लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन ने भारत के कलकत्ता में ही गार्डन पार्टी दिया। कौन सा पार्टी दिया? गार्डन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि गार्डन पार्टी भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में डफरिन ने दिया था? तो कलकत्ता के अंदर में दिया था आपका जो है कि जिस वर्ष अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन 1887 में 1887 में आपके मद्रास के अंदर में कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं और उसकी अध्यक्षता एक अंग्रेज व्यक्ति करते हैं जिसका नाम है जॉर्ज यूले। तो याद रखिएगा कांग्रेस के अंदर में तीसरा अधिवेशन जो होता है 1887 में वो मद्रास में होता है और इसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे इसी बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है कि पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया था इसी अधिवेशन, क्योंकि मद्रास में अधिवेशन हो रहा था। और इसके बाद 1888 में पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं जिसका नाम है जॉर्ज यूले। आप लोग याद रखिएगा पहले यूरोप अध्यक्ष रहे या अंग्रेज अध्यक्ष रहे 1888 में। अब हमको याद कैसे रहेगा? क्वेश्चन सीधा पूछ देता है एग्जाम में कि कांग्रेस के पहला अधिवेशन कहां हुआ था, कांग्रेस का दूसरा कहां हुआ था, तीसरा कहां हुआ था, चौथा कहां हुआ था। तो आप लोग के लिए हम ट्रिक देते हैं, आप लोग याद रखिएगा बकमई। बो को बक, मो ई मई, बकमई यानी बो से बंबई में, को से कलकत्ता में, फिर तीसरा मो से मद्रास में, चौथा ई से इलाहाबाद में। ई से कहां होगा? फिर इलाहाबाद में। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा बकमई। पहला में बना था आपका व्योमेश चंद्र, सबको याद रहता होगा वो हिंदू धर्म से थे। दूसरा में बने थे पारसी दादा भाई नौरोजी और तीसरा में बने थे आपके कौन? तो याद रखिएगा मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी और चौथा बने थे अंग्रेज जिसका नाम था जॉर्ज यूले। क्या नाम था? जॉर्ज यूले। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन 1857 के जो है कि विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉर्मिस्टन। कौन थे? पॉर्मिस्टन। 1857 के विद्रोह के समय जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पॉर्मिस्टन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय जो कि आपका बहादुर शाह जफर को जो गिरफ्तार किया गया था किस जगह से? तो वह हुमायूं के मकबरा से। हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार करके उसको म्यांमार या बर्मा के अंदर रंगून में जाके उसको निर्वासित कर दिया और जाकर वहीं पर उनका देहांत हो गया। तो ये सब चीज याद रखिएगा। और भारत के अंदर में जितने भी मुगल बादशाह होते थे आपके 1707 के बाद जो कि सभी प्रकार के अयोग्य व्यक्ति हुए थे वो सभी लाल किला के अंदर में जाके बैठे थे और लाल किला से उसे बाद में चलकर एक गवर्नर आते हैं लॉर्ड कैनिंग ने जाके उसको जो है कि लाल किला से जो है कि भगाने का काम किया था, याद रखिएगा। और कैनिंग के काल में ही 1858 में आप लोग को पता है कि पहली बार जो है कि 1858 के अधिनियम के तहत मुगल सत्ता को अंत किया गया और उसको दी जाने वाली पेंशन व्यवस्था भी बंद किया गया और उसके तहत जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कार्यभार जो है कि छीन लिया गया और जो है कि उसके जगह सचिव का एक नया पद लाया गया। तो ये सब क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और 1858 अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। भारत का वायसराय, इसीलिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय जो बने हैं वो 1858 अधिनियम के तहत कैनिंग ही बने हैं। कैनिंग बने हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? तो फैजाबाद से अहमदुल्लाह था। कौन था? अहमदुल्लाह था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि तांतिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तांतिया टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तांतिया टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहेब का वास्तविक नाम था घोंडू पंत। घोंडू पंत। घोंडू पंत याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग साइंस पे आते हैं, क्योंकि आज सुपर संडे है तो आज हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम लोग साइंस का ले रहे हैं, क्योंकि अभी आरपीएफ का वैकेंसी आई है। तो आरपीएफ में ज्यादा हार्ड साइंस नहीं आता है, ना ही स्टैटिक मतलब ज्यादा हार्ड कुछ नहीं आता है। बस आप नॉर्मल में तैयारी करते रहिए, आपका स्कोर अच्छा आएगा। लेकिन हाँ, आपको बता देते हैं, अगर आरपीएफ में अगर 100% जीके रहता है तो 100% में 80% से अगर आप कम लाते हैं नंबर किसी भी सेक्टर में, तो आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। वास्तविकता यही है, क्योंकि बहुत ही कम सीटें तैयारी करने वाला का जनसंख्या अधिक है। लेकिन अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं और दिन प्रतिदिन अपने तैयारी को बेहतर बनाते हैं मेरे साथ, तो आपको अपने आप यह एहसास होने लगेगा कि मेरा तैयारी बहुत अच्छा होते जा रहा है। नहीं तो जो भी लड़का अभी नियमित रूप से नहीं कर रहे होंगे, अभी भी इग्नोर करके चल रहे होंगे हमारे चैनल पे, तो आप आराम से आप हमारे चैनल को जो है कि आप अच्छा से फॉलो कीजिए, आप अच्छा से गाइडलाइन कीजिए, आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो इस चैनल को बहुत अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे, हमको पता है कि मेरे पास लगभग 300 से 400 स्टूडेंट वैसा है जो कि हमारे वीडियो को लगातार देखता है और एक एक वीडियो को देखता है और एक एक कंटेंट को याद रखता है। तो हम ये गारंटी दे सकते हैं वो लड़का कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएगा 1 साल के अंदर, क्योंकि आगे बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है और आ भी गया है, और वो कहीं ना कहीं बाजी मार के चल जाएगा नौकरी लेके। अगर आप अपने पढ़ाई में कहीं ढिलसिल कर देते हैं तो आप पीछे पड़ जाइएगा, और आगे लोकसभा चुनाव वगैरह के बाद जो है कि उतना वैकेंसी भी नहीं आएगा, तो आप जो है कि अगले 4-5 साल तक झूल सकते हैं। इसीलिए आप वैसा दिन ना आए, भगवान करे, आप तैयारी कीजिए दिन रात एक करके। बस एक बार आप मैथ ट्रेनिंग पूरा जबरदस्त बनाइए 2 घंटा, उसके बाद दीजिए आप मैथ जीके जीएस पे समय और करंट अफेयर्स, देखिएगा कितना अच्छा तैयारी होता है। बस आप साथ में रहिए, जितना वीडियो है आप सब वीडियो देख जाइए। और बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि हम पीछे से ही वीडियो सब देखते हुए आ रहे हैं, तो वह बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पीछे का आप देखते हुए का मतलब है कि जहां से हम शुरुआत किया, अगर आप हमको शुरू से फॉलो करते हुए आइएगा तभी मेरे वास्तविकता का पता चलेगा। ऐसा नहीं बीच में घुसे अभी पता नहीं कि जो है कि आप फिर चल गए, करे इससे भी बढ़िया को पढ़ा रहा होगा। तो सही बात है, एक आदमी है धरती पे, उसका कमी नहीं है, लेकिन बस आप अगर हमें फॉलो करते हैं तो हम आपको सफलता दिला सकते हैं। चलिए अब हम लोग साइंस को शुरुआत कर रहे हैं। तो साइंस में जो है कि आप लोग का जो है कि नॉर्मल से लेके हाई साइंस भी हम लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको बिहार एसएससी रहे, जीडी रहे, या फिर आपका अगर इधर आरपीएफ वगैरह है, एनटीपीसी है, तो इसमें नॉर्मल जीके पूछा जाता है। लेकिन एलपी और टेक्नीशियन में थोड़ा सा लेवल का जीके पूछा जाता है। लेकिन आप लोग का हम लेवल का भी कराते हैं, तो आप लगातार जो है कि बन के अपनी तैयारी को अच्छा से कीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पीछे जो भी हम लोग क्लास किए हैं उसका हम लोग जो है कि एक बार रिकवर कर लेते हैं। बताइएगा, पौधे के तने और जड़ों का आकार किस ऊतक का बना होता है? तो पौधे में तना और जड़ का जो विकास होता है यह किस ऊतक से? वह शीर्षस्थ ऊतक। क्योंकि आपको हम जुगाड़ दिए थे, पौधे जो बढ़ता है जड़ से तना से होकर ऊपर की ओर भागता है, यानी अपने शीर्ष दिशा की ओर भागता है, यानी शीर्षस्थ ऊतक मारना है। क्या मारना है? शीर्षस्थ ऊतक मारना है। और पौधे में जो जल को नीचे से ऊपर लेके जाता है वह जाइलम के द्वारा जाता है, और खाद्य पदार्थ को जो फैलाने का काम करता है वह फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। और पेड़ के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और प्रकाश संश्लेषण जो सबसे अधिक होता है वह लाल रंग में होता है। और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया का खोज मेल्विन केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने किया है। और प्रकाश संश्लेषण का जो आपका जो यूनिट होता है या जिसका इकाई होता है वह क्वांटोसोम होता है। क्वांटोसोम होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और पेड़ पौधे में विभिन्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधे में साइटोकाइनिन हार्मोन का काम होता है कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन करना साइटोकाइनिन हो गया। और फूल को खिलाने में फ्लोरिजेंस, क्योंकि फौ से फूल हुआ, फौ से फ्लोरिजेंस हुआ, तो फूलों को खिलाने में फ्लोरिजेंस हो गया। वहीं बौने पौधों को लंबा करने में जिब्रेलिन हार्मोन, बौने पौधों को लंबा करने में जिब्रेलिन।
वहीं आप लोग को पता है कि सूर्य की ओर जो है कि सभी प्रकार के पत्तियां झुकी हुई जो होती है वह ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होता है, याद रखिएगा। वहीं एकमात्र पादप हार्मोन जो गैस रूप में पाया जाता है वह एथिलीन है। एथिलीन नाम का पादप हार्मोन जो है वह गैस रूप में पाया जाता है और एथिलीन हार्मोन के कारण ही आपका फल वगैरह पकने का काम होता है प्राकृतिक रूप से। लेकिन फल सब जो पकता है कृत्रिम रूप से वो एसिटिलीन हार्मोन के कारण या फिर एसिटिलीन गैस के कारण, क्योंकि एसिटिलीन गैस जो है वह कृत्रिम रूप से बनता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने से एसिटिलीन गैस बनती है और एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने से मीथेन गैस बनती है। और मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं और मीथेन का सूत्र होता है CH4। और मीथेन गैस जो रहता है वह आपका दलदली क्षेत्र में, वह आपका जो है कि ज्वालामुखी वगैरह में, और जो है कि आपका ये क्या कहते हैं धान के खेत से या फिर आपका जो है कि जुआली करने वाले पशु के मुंह से मीथेन गैस निकलती है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और गोबर गैस प्लांट में भी मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है, गोबर गैस में भी मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन खाना बनाने वाला जो सिलेंडर होता है LPG सिलेंडर, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन, क्योंकि आप लोग को हम जुगाड़ दिए थे कि जब खाना बनाने वाले गैस होता है जब वो लीकेज हो जाता था स्टूडेंट लाइफ में, तो हम लोग हड़बड़ करने लगते थे कि अब क्या करे क्या नहीं करे, कहीं ब्लास्ट नहीं हो जाए। तो इसीलिए मेरा बीपी बढ़ जाता था। क्या बढ़ जाता था? बीपी। यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है वह खाना बनाने वाले सिलेंडर में होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हेरोइन या नोस्कापिन जो प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से, किसे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से आपका प्राप्त होता है हेरोइन, जो कि एक नशीली पदार्थ होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो तारपीन का तेल चील के पेड़ से, तारपीन का तेल चील के पेड़ से प्राप्त होता है। तो यह सब क्वेश्चन याद रखिएगा, आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्रीम से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो वह अपकेंद्रीकरण बल का प्रयोग करते हैं। और दूध से मक्खन हो गया या फिर आपका कपड़ा धोने वाली मशीन जो काम करती है वह आपका अपकेंद्र बल पे काम हो गया। लेकिन अगर पूछेगा कि मौत का कुआं हो गया तो मारेंगे अभिकेंद्र। और किसी वृत्ताकार अगर पथ पर काम हो रहा है किसी वस्तु के द्वारा तो वह अभिकेंद्र मारेंगे। और आप लोग को पता है अभिकेंद्र बल बराबर सूत्र होता है आपका mv² बटे r। mv² बटे r जो होता है वो आपका अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है। आप लोग इस पर न्यूमेरिकल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वह पीयूष ग्रंथि होता है। और हमारे शरीर में जो है कि ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः। एक होता है बहिस्रावी ग्रंथि, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। लेकिन वो अपवाद में एक दो है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो एक होता है बहिस्रावी, एक होता है अंतःस्रावी। तो बहिस्रावी ग्रंथि हम वैसे ग्रंथि को कहते हैं जो कि आपका एंजाइम का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन? एंजाइम का उत्पादन करता है, उसको बहिस्रावी कहते हैं। और जो आपका हार्मोन का स्रावित करता है उसको अंतःस्रावी कहते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है, तो लार ग्रंथि जो उदाहरण है वह बाह्य ग्रंथि का उदाहरण है। क्योंकि यह जो लार जो होता है हम इसको एंजाइम के रूप में बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि मुंह में जो है कि टाइलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, यह सब एंजाइम है, यह सब हार्मोन नहीं है। तो हार्मोन का स्राव जो करता है उसको हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी, और बहिस्रावी जो होता है वो आपका एंजाइम का स्राव करती है। तो इसीलिए याद रखिएगा आपका जो कि त्वचा में ग्रंथि पाई जाती है वह आपका त्वचा ग्रंथि हो गया बहिस्रावी, क्योंकि ये पसीना बाहर निकालने का काम करती है। वहीं पर अगर हम देखते हैं लार ग्रंथि तो यह भी बाह्य ग्रंथि हो गया, बहिस्रावी ग्रंथि। लेकिन हम पीयूष ग्रंथि को देखते हैं तो क्या पीयूष ग्रंथि कोई बाहर निकालने का काम करती है? नहीं करती है। पीयूष ग्रंथि हम जानते हैं 11 प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, इसीलिए उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में भी पीयूष ग्रंथि काम करती है, लेकिन वह कोई बाहर चीज नहीं करने का काम करती है, वह सिर्फ हार्मोन का स्राव करती है। तो इसीलिए हार्मोन के रूप में जो स्राव करती है उसको बहिस्रावी अंतःस्रावी कहते हैं। और जो एंजाइम का स्राव करती है वह जो है कि क्या करती है, वह आपका एंजाइम का स्राव करती है। यह सब चीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और एंजाइम जो होते हैं वह एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि उत्प्रेरक का
मतलब होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना और घटा देना। जैसे हम मुंह में रोटी लिए या मुंह में ग्लूकोज जैसे पिए तो मुंह में जो टाइलिन वगैरह है उसे रिएक्शन करके उसको तुरंत पचाने का काम करती है, यानी कि वह एक प्रकार के उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। इसीलिए एंजाइम जो होते हैं मूलतः जैविक उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। यह क्वेश्चन हुबहू आ गया है कि एंजाइम होते हैं क्या, तो जैविक उत्प्रेरक। जैविक उत्प्रेरक याद रखिएगा। और उत्प्रेरक का खोज जो किया है बर्जिलियस ने किया है। किसने किया है? बर्जिलियस ने। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करवाता है? तो न्यूरॉन का डेंड्राइट्स हिस्सा जानकारी प्राप्त करवाता है। न्यूरॉन का डेंड्राइट्स हिस्सा जानकारी प्राप्त करवाता है। और न्यूरॉन जो है एक प्रकार के तंत्रिका तंत्र के इकाई के रूप में काम करने का काम करता है। और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन या न्यूरॉन का जो अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजी में करते हैं। और आप लोग को पता है गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और गुर्दा की इकाई जो होता है वह गुर्दा का इकाई नेफ्रॉन होता है। गुर्दा का इकाई नेफ्रॉन होता है और अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और मांस का जो अध्ययन होता है मायोलॉजी कहलाता है। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नाक का अध्ययन राइनोलॉजी कहलाता है। कान का अध्ययन ओडोलॉजी कहलाता है। और आंख का डॉक्टर जो कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। और मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। और हड्डी से हड्डी के जोड़ का अध्ययन कहलाता है ओरोलॉजी। हड्डी से हड्डी जोड़ का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। और आप लोग को पता है कि तंत्रिका ये यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। और खून का अध्ययन जो कहलाता है हेमेटोलॉजी। खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। और आप लोग को पता है कि हमारे शरीर में हो गया बाल या फिर नाखून वगैरह जो बना होता है वह किस उत्तक का? तो वह केराटिन उत्तक का। किस उत्तक का? केराटिन उत्तक का। लेकिन कैरोटीन नाम का जो पाया जाता है पदार्थ वह आपका दूध में पाया जाता है, क्योंकि दूध का जो पीला रंग होता है वह कैरोटीन के कारण, और दूध का जो सफेद रंग होता है वह केसिन के कारण। और दूध को हमारे शरीर में जो पचाने वाला जो आपका एंजाइम का नाम है वह आपका रेनिन नाम का जो है कि एंजाइम पाया जाता है। रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। और रेजिन नाम का जो एंजाइम होता है, रेजिन नाम का जो होता है वह जो कि चमड़ा उद्योग में प्रयोग होता है। चमड़ा उद्योग में प्रयोग होता है रेजिन का। और रेनिन नाम का जो प्रयोग होता है आपका हमारे शरीर में दूध को पचाने में प्रयोग होता है। और दूध में विटामिन सी की मात्रा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, आमाशय या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है? म्यूकस। कौन करता है? म्यूकस। और हमारे पेट या आमाशय में आपका HCl नाम का जो है कि आपका अम्ल पाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है यानी HCl जो होता है वह हमारे शरीर में भोजन का पचाने का काम करती है। और HCl को जो है कि भोजन पचा के उसको जैविक रूप में कन्वर्ट करता है। तो याद रखिएगा जैविक अम्ल के नाम से भी HCl को जानते हैं। और जैविक अम्ल के साथ साथ हम उसको जो है कि म्यूटेटेड अम्ल के नाम से भी जानते हैं HCl को। वहीं एक और जो है कि अम्ल होता है आपका H2SO4। H2SO4 जो होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। और उसे हम लोग रसायनों के राजा के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी चीज घुल वगैरह जाता है तो रसायनों के राजा के नाम से H2SO4 कहते हैं। और इसे आयल और ब्यूटेरियल के नाम से भी जानते हैं। और आप लोग को पता है कि 3HCl प्लस 1HNO3 जो होता है, सुनिएगा 3HCl, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक, प्लस 1HNO3, HNO जो 3 सूत्र हुआ यह नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो 3HCl प्लस 1HNO जो 3 होता है यह दोनों मिलकर एक्वारेजिया का निर्माण करता है या अम्लराज का निर्माण करता है, जिसमें दुनिया का कोई भी वस्तु उसमें घुल सकता है आसानी से। याद रखिएगा हार्ड से हार्ड चीज घुल जाता है 3HCl प्लस 1HNO3 में। और 3 और 1 जो लगा ये संतुलित करने के लिए लगा है, लेकिन वास्तविक में वो HCl और HNO3 ही है। और नाइट्रिक अम्ल जो है यह सोने को साफ करने में क्या आता है? सोना जो होता है उसको साफ करने में आपका नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, सोनार वगैरह। और आप लोग को पता है कि वो जो आपका अगर हम देखते हैं कि जंग लगे कपड़े के अगर जो जैसे जंग से अगर कपड़ों में धब्बा लग गया या दाग लग गया तो उसको दूर करने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और ऑक्जेलिक अम्ल मूलतः टमाटर में मिलता है। किसमें मिलता है? टमाटर में मिलता है, पालक साग में मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को पता है कि खाद
खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग को पता है एक होता है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग दवाई बनाने में होता है। क्या बनाने में? दवाई बनाने में प्रयोग होता है बेंजोइक अम्ल का। यह सोडियम बेंजोएट नाम का जो यौगिक होता है वह खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन परत। यह ओजोन गैस, ओजोन गैस आपका समताप मंडल में पाई जाती है एक परत, मोटी परत के रूप में। और वह अल्ट्रावायलेट जो सूर्य की किरण से निकलती है और मानव के में आके नुकसान न कर दे कि उससे पहले उसको समताप में ब्रेक कर देती है, तो वह ओजोन नाम की गैस है। और ओजोन का सूत्र होता है O3। और ओजोन गैस का जो सुगंध होता है सड़ी हुई मछली के तरह, सड़ी हुई मछली। क्योंकि आपका माइंड अब काम करना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार रिकॉल कराते हैं कि ओजोन जो होता है वो O के तरह लिखते हैं और उसमें आपको अंडा सेट नहीं करना है, उसमें आपको मछली सेट करना है। ऐसे सिंपली याद रखिएगा। ओजोन जो होता है वो O के तरह होता है, यानी अंडा के तरह होता है, लेकिन अंडा उसमें सेट नहीं करना है, अंडा को दूसरा चीज में भेजेंगे। तो अंडा जो होता है वह आपका किस में जाएगा? वो जाएगा आपका दूसरा चीज में, उसमें हम उसको मछली घुसा देंगे। यानी याद रखिएगा ओजोन में सड़ी हुई मछली के तरह। वहीं पर एक और गैस होती है H2S। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध होती है वह सड़े हुए अंडे की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अंडा से संबंधित क्रांति होती है रजत क्रांति। रजत क्रांति होती है अंडा से संबंधित। आगे, श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसमें कन्वर्ट होता है? एटीपी में। किसमें कन्वर्ट होता है? एटीपी के टूटने फूटने से ही आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, जो इसका संश्लेषण आपका जैसे प्रोटीन वगैरह हुआ तो प्रोटीन वगैरह का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, लेकिन वह ऊर्जा को दिखाता है एटीपी में, और तब जाकर हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त या फिर भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम था गगनयान। क्या नाम था? गगनयान। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो छुई मुई आपको हम जुगाड़ दिए थे, जैसे छुए और मुंह में खा लिए, हम समोसा खाते थे, तो छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम समोसा ना याद करके मिमोसा बताया है। मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किस प्रकार के कोयले में होती है? तो एंथ्रासाइट कोयले में। आप लोग को हम बताते थे, रिकॉल करवा देते हैं कि आप लोग को कार्बन के मात्रा के आधार पर कोयले को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 4 वर्गों में से आपको हम कुछ जुगाड़ दिए थे, आप जुगाड़ को हम रिकॉल करवा देते हैं। जो जुगाड़ था वह जुगाड़ को आपको बता देते हैं। वह जुगाड़ था पोमदिका लोमदिका पीली, पोमदिका लोमदिका पीली। अब बी और ए, बीए, पीली बीए, यानी कि सबसे पहले होगा पीट कोयला सबसे लो से, यानी 4 नंबर से शुरू कर रहे हैं, यानी चौथे नंबर पे होगा पीट कोयला। लो से लिग्नाइट कोयला जो होगा वो तीसरे नंबर पे होगा। पीली हो गया बी और ए, बी ए जो आप लोग करते हैं बी ए। तो बी से हो गया बिटुमिनस दूसरे नंबर पे, ए से हो गया एंथ्रासाइट पहले नंबर पे। यानी पीली बीए यानी पीट कोयला सबसे लो कोटि का कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 30% से कम होती है, उसको पीट कोयला कहते हैं। यह निम्न कोटि का कोयला होता है पीट कोयला, क्योंकि कार्बन जिसमें अधिक रहेगा वही तो अच्छा जो गुणवत्ता वाला होगा और जो है कि जाके वो ज्यादा ऊष्मा पैदा करेगा। और सबसे हाई कोटि का हो गया बी ए यानी एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन जो करती है वो जम्मू कश्मीर करती है। कौन करती है? जम्मू कश्मीर करती है। और उसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% से भी अधिक होता है। वही दूसरे स्थान पे हो जाएगा बी ए यानी बी यानी बिटुमिनस। और बिटुमिनस कोयला को हम लोग मोलाइम कोयला के नाम से भी जानते हैं। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि मोलाइम कोयला के नाम से किस कोयला को? तो बिटुमिनस को मोलाइम कोयला के नाम से जानते हैं। वहीं पर आप लोग को पता है तीसरे नंबर पे होता है आपका लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला। और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपको हम जुगाड़ दिए थे भुरली यानी भूरा कोयला लिग्नाइट, भूरा कोयला लिग्नाइट, भूरा कोयला लिग्नाइट। और लिग्नाइट कोयला का सबसे अधिक उत्पादन जो करती है वह करती है आपका कौन? तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु, एंथ्रासाइट कोयला करती है कश्मीर करती है एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और आपको पता है मलेरिया रोग का जो वाहक होता है वह प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। लेकिन मलेरिया रोग जो होता है वह मादा एनाफिलिस मच्छर से होता है और उससे निकलकर प्लाज्मोडियम वायरस आदमी में घुस जाता है और मलेरिया रोग का वाहक के रूप में उसको बीमार कर देता है। तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। और मलेरिया रोग के अंतर्गत जो प्लाज्मोडियम वायरस होता है उसका खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम वायरस का खोज किया है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहला वैज्ञानिक लेब्रन बना था जिन्होंने बताया था कि प्लाज्मोडियम वायरस के द्वारा ही मलेरिया रोग होता है। 2 क्वेश्चन, मलेरिया रोग के अंतर्गत जो आपका प्रोटोजोआ का नाम है या परजीवी का नाम है आपका प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम वाहक होता है, आपका बताने वाला व्यक्ति है लेब्रन। लेकिन प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसका खोज किया है रोनाल्ड रॉस ने। किसने किया है? रोनाल्ड रॉस ने। और प्रतिवर्ष मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आपको पता है पायरिया, पायरिया जो होता है वह भी प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया हो गया, उसके बाद आपका सोने की बीमारी हो गया। वो ठीक होता है, पापा काम पे सोते हैं। पापा यानी पायरिया याद रखना है। काम पे यानी कि काम से याद आपको क्या रखना है? तो काम से हो जाएगा कालाजार, कालाजार हो जाएगा। अब पे से हो जाएगा पेचिस, क्या हो जाएगा? पेचिस। और फिर सोते हैं यानी सोने की बीमारी। सोने की बीमारी जो होता है ये सब आपके प्रोटोजोआ से होता है। और सोने की बीमारी हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है जो कि सीसी मक्खी के काटने से होता है। और सीसी मक्खी के काटने से होता है आपका सोने की बीमारी। वहीं बालू मक्खी या सिक्का मक्खी के काटने से आपका होता है कालाजार। क्या होता है? कालाजार। तो ये सब क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? तो जितने प्रकार के फलीदार पौधे हैं, जितने प्रकार के फलीदार पौधे हैं या लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि सभी प्रकार के आपके दलहन फसल आए। जितने भी दलहन फसल को ही फलीदार फसल कहते हैं। और वह सभी के सभी जो आते हैं वह लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे के अंतर्गत आते हैं। अगर किसी मिट्टी की उर्वरता घट गई है एक ही चीज बोते बोते, तो आप अगर उसमें चना की खेती एक बार कर देते हैं तो आपके मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, क्योंकि वह लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। और लेग्यूमिनेसी पौधे का एक रूल है कि जो उनके पौधे की जड़ें होती है वह मिट्टी में नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण कर देता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ा देती है, वो उस मिट्टी को भुरभुरा कर देती है। और भुरभुरा इसलिए करती है क्योंकि आप लोग को पता होगा किसान के मित्र के रूप में हम लोग जो है कि केचुआ को जानते हैं। और केचुआ खेत में अगर रहता है वह मिट्टी को भुरभुरा कर देता है। और मिट्टी के भुरभुरा होने से ही जो है कि आपका मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है और जो है कि बढ़ के अच्छा उत्पादन हो जाता है। तो उसी तरह से देखते होंगे जिस खेत में चना वगैरह आप लगाते होंगे तो चना में ऊपर खाबर मिट्टी दिखाई पड़ता होगा, तो वो आराम से जो है कि चना हो गया, मटर हो गया, ये सब पौधे जो होते हैं ये सब आपके फलदार पौधे होते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि इसके जड़ में आपका राइजोनियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नाम का जीवाणु फलीदार पौधे में पाया जाता है, वह लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। और इससे जो है कि उनका जो है कि उत्पादन बढ़ने का काम होती है। और धान हो गया, चावल हो गया, ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत? तो ये सभी आते हैं आपके ग्रेमिनेसी कुल का पौधा। ग्रेमिनेसी कुल के पौधे में आपके चावल और धान वगैरह आ गए या गेहूं वगैरह या फिर जो है कि अनाज वगैरह जो आते हैं इसमें। वही मक्का हो गया, वही गन्ना हो गया, वही अगर हम देखते हैं तो ये सब चीज जो आता है ये सब चीज किस कुल का पौधा है? तो याद रखिएगा, मक्का हो गया और बांस हो गया और सभी प्रकार के जो आपके जौ, जई, चावल, गेहूं ये सब ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। किस कुल का? ग्रेमिनेसी। और पौ से प्याज और लहसुन, तो याद रखिएगा लो से लहसुन, लो से लिलिएसी, लो से लहसुन, लो से लिलिएसी। और जहां जहां लहसुन का हम लोग नाम लेते हैं तो वहां पर प्याज का नाम भी माइंड में आ जाता है, क्योंकि प्याज लहसुन हम लोग साथ में यूज करते हैं। तो नहीं कहता है कि हम लोग प्याज लहसुन छोड़ दिए हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो यानी प्याज लहसुन को हम लोग साथ में ले लेके चलते हैं। तो प्याज लहसुन जो होता है वह लिलिएसी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? लिलिएसी के अंतर्गत। चलिए अब थोड़ा सा विविध को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मैकमोहन रेखा भारत चीन। मैकमोहन रेखा भारत चीन।
और याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच 24वीं समानांतर लाइन भी है। 24वीं पैरेलल लाइन जो है वह भारत पाकिस्तान के बीच ही है और आपका रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच ही है। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था, 15 अगस्त के दिन, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि समदाब रेखा जो होता है वह समान वायु दाब को मिलाता है। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को समदाब कहते हैं, इसी को आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाला यानी समोच्च रेखा, समोच्च रेखा, समान ऊंचाई समोच्च रेखा, समान ऊंचाई समोच्च रेखा, और इसी को कंटूर लाइन भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि समान वर्षा वाले स्थान को, अच्छा वर्षा आया यानी जब वर्षा आता तो हम लोग हाइट वाले स्थान पे जाते थे, यानी आइसो हाइट हो गया समान वर्षा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि समान धूप वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा, तो समान धूप जब होता था यानी धूप ज्यादा निकलता था तो हम लोग धूप में नहीं हेलते थे, यानी कि याद रखिएगा आइसोहेल, आइसोहेल समान धूप, आइसोहेल समान धूप। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समान गहराई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा, तो आप लोग को बताए थे कि जब हम लोग गंगा जी नहाने जाते हैं तो वहां पर बांस से या बैरियर लगा दिया जाता है कि इससे आगे नहीं जाए, इससे आगे ज्यादा गहरा स्थान है, यानी हम उसके बात को समझना चाहिए। किसको समझना चाहिए? बात को, यानी आइसो बात हो गया समान गहराई, आइसो बात हो गया समान गहराई, और आइसो हाइट हो गया वर्षा, आइसो हाइट हो गया वर्षा, आइसो हेल हो गया समान धूप, समान धूप हो गया आइसो हेल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि द टाइम्स, गार्डियन, डेली मेल, डेली मिरर, ये सभी कहां छपते हैं? लंदन में। कहां छपते हैं? लंदन में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है डॉन, कराची, डॉन कहां? कराची, डॉन कहां? कराची। और आप लोग को पता है अगला क्वेश्चन की डेली न्यूज बताए थे, न्यूज से न्यूयॉर्क, न्यूज से न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे है और वाशिंगटन जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए ना है कि मर्टेगा कहां का समाचार पत्र है? तो मर्टेगा जो है वो जकार्ता का है, जकार्ता का मर्टेगा, मर्टेगा जकार्ता का है, मर्टेगा जकार्ता का है, और जकार्ता का पुराना नाम जो था वह बटाविया था, बटाविया था, याद रखिएगा बटाविया। अगला क्वेश्चन, द हिंदू समाचार पत्र भारत में छपता है किस जगह से? वह चेन्नई से छपता है। कहां से छपता है? चेन्नई से छपता है द हिंदू, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है खलीज टाइम्स दुबई, खलीज टाइम्स दुबई, खलीज टाइम्स दुबई। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था, इसीलिए यूएनओ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस भी मनाने का काम करते हैं। और आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 सदस्य देश है, और 193वां सदस्य देश जो बना है वह दक्षिणी सूडान बना है, दक्षिणी सूडान बना है, और दक्षिणी सूडान के राजधानी जुबा है, जुबा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि यूएनओ के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कि भारत सदस्य कब बना, तो जिस वर्ष यूएनओ का स्थापना हुआ उसी साल भारत ने उसकी सदस्यता ग्रहण किया, अर्थात 1945 में, अर्थात 1945 में, याद रखिएगा। और जिस समय इसका स्थापना हो रहा था तो स्थापना सदस्य देश की संख्या 51 था। कितना था? 51 था। अगला क्वेश्चन, यूएनओ का जब मुख्यालय बन रहा था तो उस मुख्यालय के लिए जब जगह की जरूरत पड़ रही थी तो वह जमीन देने का जो काम किया था वह, याद रखिएगा, जॉन डी रॉकफेलर ने, जॉन डी रॉकफेलर ने दिया था, कुल 17 एकड़ जमीन। अगला क्वेश्चन, यूएनओ का जो मुख्यालय बनके तैयार हुआ था 1952 में, कब तैयार हुआ था? 1952 में। और भारत में के अंतर्गत आपको पता है कि 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का भी स्थापना हुआ है, 1952 में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग। कितना अंग? 6 अंग। कुल 6 अंग हैं, और 6 अंग में से एक अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ही ऐसे हैं जिसका मुख्यालय अमेरिका के बाहर है, इसका मुख्यालय अमेरिका के बाहर है। और तो भाई कहां है? तो द हेग नीदरलैंड में है, द हेग नीदरलैंड में है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत बोले जाने वाली भाषा ये जो चलती है वो कुल 6 भाषा, कितनी भाषा? 6 भाषा। और 6 भाषा में याद रखेगा कार्य करने वाली सिर्फ 2 भाषा है, एक तो अंग्रेजी रहेगा ही रहेगा। तो कार्य करने वालों में एक अंग्रेजी एक फ्रेंच, एक अंग्रेजी एक फ्रेंच। और जो 4 बचा जिसको मान्यता मिला है, एक चीनी है, स्पेनिश है, अरबी है, रशियन है। ये 4 भाषा है आपका मान्यता, और काम होता है सिर्फ और सिर्फ आपका अंग्रेजी और फ्रेंच में। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व के लघु संसद के नाम से जानते हैं? तो महासभा को। किसको जानते हैं? महासभा को, जिसको हम लोग जनरल असेंबली के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को या किस भाग को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं? तो पुलिसमैन हमेशा सुरक्षा करता है, यानी सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की जो नियुक्ति होता है, आप लोग को पता है कि पहले जो नियुक्त हुए थे वो ट्रिगवेली हुए थे, और ट्रिगवेली का संबंध नॉर्वे से था। और इस तरह चलते चलते वर्तमान में 90 नंबर के महासचिव बने हैं, जिसका नाम है आपका एंटोनियो गुटेरस। और एंटोनियो गुटेरस का संबंध पुर्तगाल से है। कहां से है? पुर्तगाल से है। 90 नंबर के है। वहीं भारत के तरफ से अगर पूछे तो भारत की तरफ से यूरोप महासचिव कोई नहीं बने हैं, लेकिन पहले एशियाई जो बने हैं वह आपके 3रे नंबर के बने थे यूथान। आपको हम ट्रिक दिए थे, एक बार रिकॉल करवा देते हैं। THU के थूक, THU के थूक। 4 हो गया कवर, JB जब, 4 2 6, KB कब, 6 2 8। 9 नंबर का एंटोनियो गुटेरस है। तो THU 3रे नंबर के जो U से यूथान होता है, इसका घर म्यांमार था। इसका घर कहां था? म्यांमार था। और म्यांमार जो है वो एशिया कंटिनेंट में आता है। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पहले एशियाई महासचिव कौन बने यूएनओ में, तो यूथान बने हैं। वो 3रे नंबर के थे और उसका संबंध म्यांमार से था। कहां से था? म्यांमार से। तो ये सब क्वेश्चन याद रखेगा। और यूएनओ के जो 2रे नंबर के जो महासचिव बने थे, TH से हेमरसोल्ड बने थे। और याद रखेगा हेमरसोल्ड ही एक ऐसे आपके महासचिव बने हैं जिनका निधन हवाई दुर्घटना में हुआ है। किसमें हुआ है? हवाई दुर्घटना में हुआ है, 1961 में हुआ है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से, फिर अपने सेशन को हम ब्रेक करते हैं। बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ है? 1919। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1919 में हुआ है और इसका मुख्यालय जिनेवा है। आपको पता है अगर हम लोग गरीब असहाय हैं, अगर हम लोग जो है कि श्रम नहीं करेंगे तो हम लोग खाए पिएंगे क्या? तो इसीलिए हम लोग का जान भी जा सकता है। यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और यह आपका सबसे पुराना संस्था के रूप में काम कर रही है। अगर हम देखते हैं WHO, तो WHO जो है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना होता है। और आप लोग को पता है कि इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य का हम लोग देखभाल नहीं करेंगे तो जान जा सकती है, यानी जेनेवा में इसका भी मुख्यालय है। और WHO के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह आपके कौन है? एधानम घेब्रेयेसस। एधानम घेब्रेयेसस आपके जो है कि WHO के अध्यक्ष हैं। और WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसीलिए 7 अप्रैल को जो है कि स्वास्थ्य दिवस के रूप में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का घोषणा या फिर हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए इसका मुख्यालय रोम में है। कहाँ में है? रोम में। और इसका स्थापना डेट सहित याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा FAO यानी कि फूड एंड आपका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ है, यह हुआ है 16 अक्टूबर 1945। क्योंकि 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस हम लोग 16 अक्टूबर को मनाते हैं। तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1945 को जो है कि हम लोग स्थापना किए थे FAO का। इसका मुख्यालय रोम में है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में है क्यू डोंगियो। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, IMF का स्थापना कब हुआ है? तो आपको हम शुरू से बता देते हैं बहुत जल्दी।
1944 में अमेरिका के अंदर में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। उसी के आधार पर 1944 में विश्व बैंक का स्थापना, 1945 में IMF का स्थापना। और याद रखिएगा कि दोनों का जो स्थापना हुआ है ब्रेटन वुड्स के तहत, लेकिन विश्व बैंक का 44 में और 45 में हुआ है IMF का। यानी IMF का एक ज्यादा है, 45 में हुआ है, क्योंकि आपको इससे जो है कि उसका सदस्य देश याद रह जाएगा। तो IMF में सदस्य देश की संख्या 190 है और 190वां अंडोरा बना है। कौन बना है? अंडोरा। और 189 जो सदस्य है वो आपका विश्व बैंक में है और इसमें सदस्य देश 189 है और 189वां नौरू बना है। नवासी नौरू या नवासी नौरू, 189 नौरू है। और नौरू जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू है और सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया खुद है। ऑस्ट्रेलिया खुद है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ है? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ है। और विश्व व्यापार संगठन, अगर हम व्यापार वगैरह नहीं करेंगे तो मेरा जान जा सकता है, हम खा नहीं सकते हैं कुछ। तो व्यापार का मुख्यालय भी जो है वो आपका जेनेवा में है। कहाँ में है? जेनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, जिसको हम लोग WTO कहते हैं। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और WTO के पहली महिला जो निदेशक बनी है वह नाकोजी इंकोजा इवोला बनी है, जो कि नाइजीरिया की है। नाइजीरिया की है, यानी नाकोंजी यानी नो से नाइजीरिया, याद रखिएगा नाइजीरिया। और नाइजीरिया की राजधानी अजूबा, नाइजीरिया की राजधानी अजूबा, याद रखिएगा। और WTO का पुराना नाम जो था वो गेट था और गेट का स्थापना 1947 में हुआ था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, आप लोग का सेशन आप लोग को कैसा लगा? हम लोग का सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितने भी आप लोग तैयारी करने वाले हैं, आप लोग समझिए कि बस आप भरोसा रखिए इस वीडियो पे, ज्यादा नहीं। आपके पास 24 घंटा है, 24 घंटा में आप मेरे लिए सिर्फ 1 घंटा दीजिए। आपको यह 1 घंटा का प्रभाव देखने के लिए आपको एग्जाम में मिल जाएगा। जिस दिन आपके सामने क्वेश्चन नजर आएगा हुबहू, तब आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितना चैनल में दम है और मेरे अंदर कितना कंटेंट है। हम धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। जो है कि थोड़ा सा जो है कि अभी रेलवे वगैरह का काम चल रहा है स्टेशन पे, तो उसके कारण कभी कभी बिजली बाधित हो जाती है, तो जिसके कारण हम लोग पिछले दिन उपस्थित नहीं हो पाए थे। लेकिन आप समझिए, जितना आप वीडियो पढ़ा हुआ है, अगर आप उस पर भी कमेंट रखते हैं तो आपका अधिक से अधिक जीके स्टैटिक जो है कि आपका कवर हो सकता है। क्योंकि अभी तो आपको हम कम दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम कोई माइक वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं और इसमें थोड़ा सा ज्यादा जोर से हमको बोलना पड़ता है, तो उतना हम नहीं बोल पाते हैं। जो है कि मन में क्वेश्चन रहते हुए आपके पास हम नहीं डाल पाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है कि हम माइक वगैरह ले लेंगे। अभी ढूंढ रहे हैं अच्छा सा माइक। एक माइक लाए थे लेकिन उतना ज्यादा प्रभावकारी नहीं हुआ, लेकिन एक माइक हम देख रहे हैं वो अच्छा सा है, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन हम जल्दी उसे परचेज कर लेंगे और उसमें जो है कि अच्छा से फिर हम लोग करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेरा कार्य सिलेबस को पूरा करना उतना नहीं कर पाएगा, कोई भी आदमी नहीं कर पाएगा सिलेबस को पूरा, लेकिन हम आपको इतना कंटेंट बता देंगे जिस टॉपिक हम, लेकिन टॉपिक को सबको टच करेंगे। जब हम यहाँ से एक क्वेश्चन के बारे में 10 क्वेश्चन बताएंगे तो आपको जो है कि आराम से, अभी तो हमको 1-2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताते हैं, 2-4 क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन जब मेरे पास माइक आ जाएगा, जब हमको बोलने में थोड़ा कम एनर्जी खर्च होगा, तो हम आराम से बहुत अच्छा से बहुत चीज बोल देंगे। आप लोग आराम से अपनी तैयारी कीजिएगा। RPF है, देखिए कितना एग्जाम है आपके पास, RPF है। उसके बाद फिर आपका NTPC है, फिर आपका जो है कि RPF में 2 है, कांस्टेबल SI दोनों है। फिर आपका SSC GD अगस्त में आएगा। फिर आपका अक्टूबर में अभी देखेंगे नोटिफिकेशन में ग्रुप डी भी दिया है। उसके बाद फिर आपका जेई का भी एग्जाम होगा, NTPC होगा, लेवल 2, 3, 4, 5 सब आएगा वैकेंसी। फिर बिहार SSC अभी बहुत बड़ा वैकेंसी आपके पास पड़ा हुआ है। यानी इस तरह से बहुत सारा वैकेंसी आते रहेगा। बस आप तैयारी कीजिए। आप 1 घंटा मेरे लिए दीजिए और आप 1 घंटा अगर दीजिएगा तो आपका जिंदगी भी बदल सकते हैं हम। लेकिन आप 1 घंटा मेरे लिए आप डेली लगातार 6 महीना दे दीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा जीके स्टैटिक और करंट में। बस इसी चीज के साथ हम जो है कि इसी आपके आशा के साथ आज हम अपने सेशन को समाप्त कर रहे हैं सुपर संडे को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।